हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कृष्णा। आज का वीडियो होगा अपना इंड एस 113 दैट इज़ फेयर वैल्यू मेजरमेंट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज ये टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि फेयर वैल्यू क्या होता है और सेट ऑफ सिंगल इंडेक्स फॉर मेजरिंग द फेयर वैल्यू। मतलब एक ऐसा इंडेक्स है जो सिर्फ फेयर वैल्यू मेजरमेंट के बारे में बात करता है। उसके बाद में डिस्क्लोजर अबाउट द फेयर वैल्यू मेजरमेंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फेयर वैल्यू ये एग्जैक्टली इंडेक्स में हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले फेयर वैल्यू जब बात होती है तो इंडेक्स के जहाँ कहीं भी फेयर वैल्यू वर्ड यूज़ हुआ है अदर इंडेक्स में, वो हर कोई सिर्फ ये बताता है कि फेयर वैल्यू से मेजर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडेक्स 16 जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर। अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जब आप फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज करते हो तो वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप कॉस्ट में भी मेजर कर सकते हो या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल में मेजर कर सकते हो। इन केस अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल में मेजर करते हो तो इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपसे कहता है कि आपको फेयर वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा एट द डेट ऑफ रिकग्निशन। अब इस बात पे अपने को ये पता चलता है कि फेयर वैल्यू मेजर करना है, बट इंडेक्स 16 ये नहीं बताता है कि फेयर वैल्यू कैसे मेजर किया जाता है। वो सिर्फ इतना बताता है कि आपको फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको कौन से इंडेक्स का सहारा लेना पड़ेगा, तो ये टॉपिक अपने को यही बताता है कि 113 जो फेयर वैल्यू इंडेक्स है वो आपको मेजरमेंट कैसे किया जाता है, फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस चीज़ पर ये पूरा इंडेक्स डिपेंड है। और टोटली गाइडलाइंस कहीं पर भी कुछ दिया नहीं गया है। ये इंडेक्स के अलावा हम फेयर वैल्यू का कोई भी टॉपिक आता है तो हमें ये इंडेक्स का सहारा लेना पड़ेगा। एक्सेप्ट कुछ चीज़ें हैं जो खुद अपना फेयर वैल्यू डिसाइड करती है, वो आगे जाके हम स्कोप में पढ़ेंगे। तो चलिए स्कोप की ओर बढ़ते हैं। स्कोप में ये लिखा गया है कि ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट हर कोई इंडेक्स को एप्लीकेबल होगा जहाँ पर फेयर वैल्यू यूज़ किया जाता है। एक्सेप्ट जो चार हमने यहाँ पर दिए वो चार अपना अपना फेयर वैल्यू यूज़ करते हैं, अपना मेजरमेंट क्राइटेरिया देते हैं, ना कि वो फेयर वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है इंडेक्स 2 इन्वेंट्री के रिलेटेड। तो वहाँ पर एनआरवी यूज़ किया जाता है, वो खुद का होता है। यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू का 113 का कोई बेस आता नहीं है। सेकंड इंडेक्स 116 लीजस, वो भी अपना खुद का फेयर वैल्यू देता है मेजरमेंट करने। उसके बाद आता है इंडेक्स 36 इम्पेयरमेंट के ऊपर, और लास्ट है इंडेक्स 102 शेयर बेस पेमेंट। वहाँ पर भी फेयर वैल्यू यूज़ होता है, बट वो अपने हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, ना कि वो 113 का सपोर्ट लेता है। इसलिए ये स्कोप में ये एक्सक्लूड किया जाता है चार इंडेक्स जहाँ पर फेयर वैल्यू मेजरमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है 113 का। तो डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। डेफिनेशन कहता है, बहुत सुंदर सा डेफिनेशन दिया है यहाँ पर। फेयर वैल्यू क्या होता है? प्राइस होता है दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट। एक एसेट को बेचकर जो पैसे आपको मिलेंगे वो प्राइस को फेयर वैल्यू बोला जा सकता है। या फिर पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी, मतलब कोई लाइबिलिटी आपका ऑलरेडी है, उसको आज मैं पे करूँगा तो कितना मुझे पे करना होगा, ये होगा उसका फेयर वैल्यू। मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एसेट बेचकर जो मैं कमाऊंगा और एक लाइबिलिटी जो पे करके मेरा लाइबिलिटी क्लियर करूंगा, ये चीज़ को हम फेयर वैल्यू बोला जाएगा। बट उसके लिए याद रखना वो ट्रांजैक्शन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में होना चाहिए, बायर एंड सेलर मार्केट पार्टिसिपेंट जिसे बोलते हैं, एंड एट अ मेजरमेंट डेट, जिस दिन हम मेजर कर रहे हैं वो डेट का प्राइस होना चाहिए। ये चार फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो एसेट बेच कर कमाएंगे, जो लाइबिलिटी पे करके कमाएंगे, तो ये इसे सिंपल वर्ड में एग्जिट प्राइस बोला जाता है, ना कि एंट्री प्राइस। तो फेयर वैल्यू एग्जिट प्राइस पे डिपेंड है और ये चार कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मार्केट पार्टिसिपेंट होना चाहिए, मेजरमेंट डेट होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में क्या हुए। याद रखिए मेजरमेंट जब करोगे तो ये चार फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये चार फैक्टर्स क्या है? फर्स्ट है एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जब एसेट्स एंड लाइबिलिटी के बारे में बात करोगे तो वो फैक्टर्स क्या कंसिडर होना चाहिए वो आगे जाके पढ़ेंगे। प्राइस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ट्रांजैक्शन के ऊपर और मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जब ये चारों चीज़ के ऊपर कंसिडर करोगे फैक्टर्स, तब जाके आपका फेयर वैल्यू प्रॉपर डिसाइड होगा। तो कैसे होगा वो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमें ये स्लाइड में एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। जब फेयर वैल्यू डिसाइड करते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस देखना पड़ेगा एसेट्स एंड लायबिलिटी का। तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखना हमेशा, अगर कोई भी एंटिटी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन होगी, एंटिटी के लिए ही वो एसेट्स एंड लायबिलिटी का कोई रेस्ट्रिक्शन होगा, तो वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर। बट अगर वो एसेट्स एंड लायबिलिटी का कोई रेस्ट्रिक्शन होगा related to assets and liability taken into consideration while calculating the fair value, तो assets and liability में याद रखना जब entity specific कोई restriction होगा या कोई condition होगा उसे consider नहीं किया जाएगा। and अगर कोई assets and liability के related कोई भी condition and restriction होगा वो consider किया जाएगा assets and liability का fair value decide करते वक्त। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट अपना बी पॉइंट होगा ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब ट्रांजैक्शन जब होगा तो याद रखना जो गुड्स, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो हम ट्रांजैक्शन करते तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर है, वो मार्केट को हम प्रिंसिपल मार्केट कंसिडर किया जाता है। और प्रिंसिपल मार्केट हमेशा हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। मतलब हम जब भी फेयर मार्केट वैल्यू यूज़ करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू जब यूज़ करेंगे किसका, एसेट्स एंड लायबिलिटी का जब कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हम प्रिंसिपल मार्केट को पहला कंसिडर करेंगे। अगर प्रिंसिपल मार्केट अपने पास नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट हम जाएंगे मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। ये दोनों मार्केट में फ़र्क क्या है एक बार देख लीजिए, हमने क्या लिखा है, प्राइस इन दिस मार्केट यूज इवन इफ द प्राइस इन अदर मार्केट इज मोर एडवांटेजेस। भले अदर मार्केट का अपना ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है अपने को, बट स्टिल हम ये मार्केट का प्राइस यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा वो गुड्स का, ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटी का बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा होगा वॉल्यूम, तो ये मार्केट को कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, जब भी हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल मार्केट का तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे। याद रखना हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये पीपीटी में कवर नहीं है। नेक्स्ट, अगर प्रिंसिपल मार्केट आपके पास अवेलेबल है तो आप मोस्ट एडवांटेज मार्केट में भी जा सकते हो, वहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस देना पड़ेगा आपको। और मैक्सिमम अमाउंट दैट वुड बी रिसीव फ्रॉम व्हेन एन एसेट इज सोल्ड और अ लायबिलिटी, मिनिमम अमाउंट दैट वुड बी पेड व्हेन अ लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड। मतलब एक एसेट बेच के आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हो वो अमाउंट आप फेयर वैल्यू ले सकते हो यहाँ पर, और जितना लायबिलिटी आप कम से कम में पे कर सकते हो वो अमाउंट आप यहाँ पर ये फेयर वैल्यू ले सकते हो। बट यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी माइनस किया जाएगा एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी माइनस किया जाएगा। बट इन केस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ही माइनस करना पड़ेगा, वहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू 113 के हिसाब से। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, सी पॉइंट मार्केट पार्टिसिपेंट। जब भी मार्केट पार्टिसिपेंट की बात होगी तो याद रखना ये फॉलोइंग फीचर्स उसमें होना चाहिए। सबसे पहला, जो बायर एंड सेलर है नॉट रिलेटेड पार्टी होना चाहिए। नॉट रिलेटेड मतलब जो इंड AS 24 रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन देता है उसमें कभी फॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक रिलेटेड पार्टी जब आता है तो वो फेयर वैल्यू जो है वो हिल सकता है, वो बायस्ड हो सकता है, तो इसीलिए नॉट रिलेटेड टू एज पर इंड AS 24। और सेकंड, नॉलेजेबल। जब बायर एंड सेलर जब मीट करते हैं दोनों को वो एसेट्स एंड लायबिलिटी का एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक के पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और एक के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जब आप कोई शॉप में बार्गेन करने जाते हो तो बार्गेन तब किया जाता है जब आपको ज़्यादा नॉलेज होगा वो प्रोडक्ट पे। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या करोगे, जो सामने वाला बोलता है उससे एक्सेप्ट करके आ जाओगे, तो उसको फेयर वैल्यू नहीं बोला जाता है, याद रखना। तो दोनों भी पार्टी नॉलेजेबल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में। उसके बाद आते हैं ट्रांजैक्शन हो सके एसेट्स एंड लायबिलिटी का, एबल बोलते हैं ना, एबल टू ट्रांजैक्शन एसेट्स एंड लायबिलिटी होना चाहिए। ट्रांजैक्शन वो एसेट्स एंड लायबिलिटी का मार्केट में होना चाहिए, एबल होना चाहिए, राइट। हो नहीं रहा है वो अलग बात है, बट होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, मोटिवेटेड। मोटिवेटेड मतलब नॉट फोर्स और अदरवाइज, कोई भी पार्टी वहाँ पे पार्टिसिपेंट जो सेलर एंड बायर कोई भी फोर्स करके ये ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्टली एक बोलना चाहूँगा कि कंसेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, हाँ भाई मैं खरीद रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं अपने बीच में, ठीक है। लास्ट आते हैं प्राइस के ऊपर। जब प्राइस की बात करते हैं तो याद रखना वो एग्जिट प्राइस होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बात किया है। उसके बाद में प्राइस जो एसेट से रिसीव करोगे और लायबिलिटी जो पेड करोगे वो प्राइस होना चाहिए, ना कि वो एंट्री प्राइस होना चाहिए। एंट्री प्राइस मतलब जब एंटर करते हो कोई ट्रांजेक्शन में तब वो जो प्राइस पे किया जाता है या रिसीव किया जाता है वो प्राइस नहीं होना चाहिए। एग्जिट प्राइस का मतलब क्या होता है, वहाँ पे दिया है, रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर कैश फ्लो बाय सेलिंग इट
to a market participant that would use it in the same way. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जो होगा उसी को एग्जिट प्राइस बोलेंगे। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है पिछले स्लाइड में, तो होप आपको वो पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू नॉन फाइनेंशियल एसेट। नॉन फाइनेंशियल एसेट्स मतलब पीपीई, हमने उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो फेयर वैल्यू ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल एसेट टू बी मेजर्ड बेस्ड ऑन इट्स हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज फ्रॉम द मार्केट पार्टिसिपेंट प्रोस्पेक्टिव। तो कोई भी एसेट का हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज कर सके उस बेसिस पे हम फेयर वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज कैसा होता है ये हमने साइड में राइट हैंड साइड इसको कवर किया है। फिजिकली पॉसिबल, कोई भी एसेट को फिजिकली पॉसिबल में क्या प्रॉपर्टी का लोकेशन और साइज वो बेसिस पे कंसिडर किया जाता है। लीगली परमिसेबल, ऑब्वियसली कोई एसेट हम खरीदते हैं तो वो लीगली परमिसेबल भी होना चाहिए। अगर रेस्ट्रिक्शन होगा तो एसेट का वैल्यू खुद ब खुद गिर जाता है। तो लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ एसेट। फाइनेंशियली फिजिबल, तो वेन एवर यूज ऑफ एन एसेट जनरेट एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। तो कोई भी चीज़ों का आप एसेट खरीदते हो तो देखा जाएगा फिजिकली पॉसिबल है, लीगल परमिशेबल है और उसका फाइनेंशियली फिजिबल क्या है, वो बेसिस पे हम एसेट का फेयर वैल्यू कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का हो गया। अब लाइबिलिटी एंड इक्विटी का बात करते हैं। कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू लाइबिलिटी एंड इक्विटी। अगर कोई लाइबिलिटी और इक्विटी पे करना है, अगर वो कोटेड प्राइस अपने पास अवेलेबल है मार्केट में, तो वो कोटेड प्राइस की बेसिस पे मैं पे कर दूंगा। जैसे कि समझो कोई रिलायंस का शेयर्स है मेरे पास, तो कोटेड प्राइस मार्केट में है उसका कोटेड प्राइस, अगर मुझको कुछ पे करना है तो वो बेसिस पे मैं पे भी कर सकता हूँ और ख़रीद भी सकता हूँ। तो ये कोटेड प्राइस है अपना। फिर अगर वो नहीं है तो कोई ऑब्जर्वेबल इनपुट है मार्केट में, उसके कंपटीटर्स या फिर वो बेसिस पे कोई भी इनपुट्स मुझे अवेलेबल है जो एक्टिव मार्केट से मुझे मिल सकता है। और लास्ट में क्या है, अबाउट नॉट, अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास ऊपर वाले, तो हम इनकम अप्रोच या मार्केट अप्रोच में भी जा सकते हैं। तो ये सब वैल्यूएशन टेक्निक से आगे जाके हम लोग वो बात करते हैं। तो चलिए वैल्यूएशन टेक्निक्स, जैसे वहाँ पर प्राइस के बारे में बात किया था, तो उसका वैल्यूएशन टेक्निक्स हमारे पास 3 है। मार्केट अप्रोच है, एक इनकम अप्रोच है एंड कॉस्ट अप्रोच है। अगर कॉस्ट अप्रोच की बात करें तो कोई एसेट को आप रिप्लेस करोगे, रिक्वायर्ड करंटली टू रिप्लेस एन एसेट, तो जो प्राइस होगा, जो कॉस्ट होगा, वो बेसिस पे आपको फेयर वैल्यू डिसाइड होगा। तो ये कॉस्ट अप्रोच बात करता है। इनकम अप्रोच क्या बात करता है कि कोई एसेट का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, जिसको हम पीवी टेक्निक्स भी कहते हैं, वो भी ले सकते हो, या फिर ब्लैक स्कूल मॉडल भी है अपने पास, या फिर बाइनोमियल मॉडल भी है। ये बेसिस पे भी आप इनकम अप्रोच से फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद में आता है मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच में क्या, दिस मेथड इज use a price and other relevant information generated by market involving identical or comparable assets. जैसे कि एग्जांपल वैल्यूएशन टेक्निक्स यूज बाय द मार्केट डिटेल्स, मैट्रिक्स प्राइसिंग और मैथमेटिकल टेक्निक्स। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेशंस आ जाते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं, मार्केट का इनपुट लेते हैं, कंपटीटर्स को कंपेयर करते हैं। अगर मैं कोई एक फील्ड में हूँ, एक इंडस्ट्री में, तो वही इंडस्ट्री का कोई कंपटीटर का भी वैल्यूएशन करके अपने बेसिस पे उसे कंपेयर किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आती है यहाँ पर, बहुत सारे अप्रोचेस हैं। तो कैलकुलेशन बेसिस पे सब इनपुट्स लेके आपको एक मार्केट फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, जो नॉर्मली एक वैल्यूअर करता है ये चीज़, ठीक है। तो अगले स्लाइड में अपने पास फेयर वैल्यू हायरार्की है। हायरार्की में यहाँ पर अपने को दिया है 3 टाइप के लेवल से। ये 3 टाइप के लेवल्स में हमें एक कोई लेवल मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ अपने पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो है, देखो क्या लिखा है, रैंक फेयर वैल्यू मेजरमेंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इनपुट। हमारे पास जो इनपुट मिलेगा वो बेसिस पे हम फेयर वैल्यू मेजर करेंगे। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक। आपने जो ऊपर वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ किया है, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच या फिर कॉस्ट अप्रोच, इस पर कोई बेसिस नहीं बनता है। ये लेवल अपने इनपुट्स पे डिपेंड होता है। तो कोटेड प्राइस अगर मार्केट में अवेलेबल है कोई एसेट्स एंड लाइबिलिटी का, तो वो कंसीडर करो डायरेक्टली। अगर नहीं है, अदर देन कोटेड प्राइस, सच हैज कोटेड प्राइस फॉर अ सिमिलर एसेट्स और लाइबिलिटी इन द मार्केट, दे आर नॉट एक्टिव, ठीक है। तो ये तो सिंपल पढ़ने से पता चल रहा है। या फिर ऑब्जर्वेबल इनपुट्स या सच इंटरेस्ट यील्ड, ये सब लिया जाएगा। उसके बाद में लेवल 3 में अनऑब्जर्वेबल इनपुट, दिस आर डेवलप यूजिंग द बेस्ट इंफॉर्मेशन
अवेलेबल। ये तो पूरा का पूरा अपने पास ना कोटेड प्राइस है ना कोई सिमिलर एसेट्स का प्राइस है, तो हम यहाँ पर पूरा टोटली कैलकुलेशन बेसिस पे हम इसे कैलकुलेट किया जाता है थर्ड लेवल पे। तो ज़्यादा भरोसे वाला प्राइस कौन सा बोला जा सकता है, लेवल 1 का बोला जा सकता है, और कम ट्रस्ट जिसे बोल सकते हैं प्राइस मतलब हो सकता है ऊपर नीचे, वो होता है लेवल 3 का। और फाइनली हम डिस्क्लोजर पे आते हैं। यहाँ पर एसेट्स एंड लाइबिलिटी जब फेयर वैल्यू में मेजर किया जाता है, भले वो रिकरिंग हो नॉन रिकरिंग बेसिस पे, बैलेंस शीट पे या इनिशियल मेजरमेंट पे, ठीक है, आफ्टर इनिशियल मेजरमेंट हो या पहले ही हो जाए, तो जब फेयर वैल्यू मेजर किया जाता है तो हमें ये 4-5 पॉइंट्स कंसिडर करना पड़ता है डिस्क्लोजर में। फर्स्ट तो रीज़न बताना पड़ता है फेयर वैल्यू मेजरमेंट का, उसके बाद कौन से हायरार्की यूज़ किया, जैसा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कौन सा वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ किया, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच या कॉस्ट अप्रोच, रिकन्सिलेशन देना पड़ता है, कॉस्ट से लेके फेयर वैल्यू के बीच में क्या रिकन्साइल किया गया है, डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है प्रोसेस का, एंड उसके बाद हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ ऑफ डिफरेंट फ्रॉम करंट यूज़। तो ये जो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ ऑफ एन एसेट के बेसिस पे हमने फेयर वैल्यू जो निकाला होगा, तो वो भी, और प्लस करंट यूज़ जो है उसके बेसिस पे आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ऐसे करके हम लोग ने आज कोशिश की कि फेयर वैल्यू 113 इंड एस का हमने कवर किया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए रिलेटेड टू इंड एस। मैं ज़रूर उसका समरी आपको अपलोड करके देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो और वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।